हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बीए बाग फर्स्ट में फर्स्ट पेपर के अंतिम बिंदु पर हैं आज, और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है फर्स्ट पेपर 17 फरवरी को है। इसको ध्यान में रखते हुए अंतिम वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूँ। जितने भी वीडियो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको देखिएगा। और मैं आपसे इस बात का दावा करता हूँ कि विश्वविद्यालय की परीक्षा के लगभग प्रश्न पत्र और उनका जवाब आपको इन सभी वीडियोस में मिल जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार सारे यहाँ पर मिलेंगे, और सबको आप अच्छी तरह से एक बार अध्ययन कर लें, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आज अपन बात करेंगे कानून, जो हमारा अंतिम बिंदु है। कानून को अगर एक सामान्य रूप में बात की जाए, राज्य सरकार के द्वारा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, हम उनको कानून कहते हैं। अगर अपन प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में ये कानूनी जो धारणाएं हैं ये परंपराओं पर आधारित हुआ करती। जब से मानव समाज का उदय हुआ, मानव सभ्यता का उदय हुआ, तब मनुष्यों के बीच में पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए तत्कालीन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने समाज में कुछ परंपराएं प्रचलित की। ये परंपराएं प्राय सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित हुआ करती थी, और समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, इन्हीं परंपराओं ने कानून का रूप धारण कर लिया, और राज्य की शक्ति उसके पीछे हो गई, उनके साथ हो गई, और ये मनुष्य के आचरण में पूरी तरह से ढल गए। एक सभ्य समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नियमों का होना भी आवश्यक होता है जिनके आधार पर समाज का संचालन हो सके, और ऐसे व्यक्ति जो समाज की व्यवस्था को भंग करते हैं, जो समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, प्रथाओं या नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने की भी व्यवस्था होती है, और उसी को हम एक ढांचा कहते हैं, व्यवस्था का ढांचा। राज्य चूंकि उसके पास संप्रभुता शक्ति होती है, इसलिए अपनी संप्रभुता शक्ति के माध्यम से राज्य जिन नियमों का निर्माण करता है और जो मनुष्यों के लिए, मानव समाज के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं, उन्हीं को हम कानून कहते हैं। इन बाध्यकारी नियमों का या इन कानूनों का उल्लंघन नहीं होता, और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है, और इसी के कारण से राज्य की व्यवस्थाएं जो है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सारी की सारी व्यवस्थाएं बनी रहती है, कायम रहती है, और इसके पीछे जो शक्ति होती है उसी को हम कानून कहते हैं। और आज हम अपन इसी कानून के बारे में विशद रूप से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने जो साथी हैं उनके बीच में अब इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन कानून का अर्थ। राज्य का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा तभी की जा सकती है जबकि राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। यानी राज्य का लक्ष्य क्या है? हम जिस राज्य की बात करते हैं, जो राज्य मानव समाज के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए बना है, उसके पीछे यही धारणा है, यही सोच है। और जब से कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, तब से एक यही धारणा, राज्य का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मानव का कल्याण करना है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब उस राज्य के भीतर रहने वाले लोग, यानी कि राज्य के नागरिक, अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों का पालन करें, आचरण के नियम, जिनके आधार पर वो राज्य में, समाज में अपना एक आचरण तय करते हैं। ऐसे कुछ नियमों का पालन करें जिन नियमों के पालन से राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, ताकि मनुष्य के कल्याण की उचित व्यवस्था की जा सके। इसलिए राज्य का लक्ष्य हम मान कर सकते हैं मानव कल्याण, और मानव कल्याण तभी संभव है जब राज्य
कानून के माध्यम से शांति और व्यवस्था स्थापित करे और राज्य के नागरिक उन कानूनों का पालन करें। अतः राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है और जिनका पालन न किए जाने पर व्यक्ति को दंडित करता है। हम ये बात कर चुके हैं कि राज्य अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करके राज्य की शक्ति के माध्यम से जिन नियमों का पालन करता है, जिन नियमों का निर्माण करता है, जिन नियमों का संचालन करता है, उन नियमों का पालन राज्य के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। और यदि राज्य के नागरिक उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य के द्वारा उनको दंडित भी किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहा जाता है। यदि हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो राज्य जिन नियमों को बनाता है, जिन नियमों का निर्माण करता है, उन्हीं को कानून कहा जाता है। और राज्य अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करते हुए संसदीय साधनों के माध्यम से, यानी कि संसद या विधानमंडल जो भी होते हैं, उनके माध्यम से इन नियमों का निर्माण करता है और इन नियमों को ही कानून कहा जाता है। कानून अंग्रेजी के लॉ का हिंदी रूपांतरण है। लॉ शब्द की उत्पत्ति टिटोनिक लेग से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित या सभी परिस्थितियों में समान रूप में रहे। हम कानून को लॉ कहते हैं। कहा भी जाता है कि LLB यानी कि लॉ, और लॉ अंग्रेजी का एक अर्थ शब्द है और अंग्रेजी का जो इस लॉ का जो हिंदी रूपांतरण है वही कानून है। यानी कि कानून शब्द के लिए अंग्रेजी में हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे लॉ कहा जाता है। और लॉ शब्द की जो उत्पत्ति यानी लॉ शब्द का जो जन्म है वो टिटोनिक लेग से हुआ है। लेग, LAG, लेग से हुआ है। और इसका अर्थ होता है, लेग का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर रहे, स्थायी रहे, निश्चित रहे और सभी परिस्थितियों में समान रहे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जिन चीज़ों में, जिन परिस्थितियों में और जिन नियमों में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, वो हमेशा स्थायी रहे, स्थिर रहे, निश्चित रहे, उसी को कानून कहा जाता है। अतः शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कानून का अर्थ है वह जो एक रूप बना रहे, यानी कि जो हमेशा एक जैसा रहे। अगर हम शब्द की बात करें तो कानून यानी कि लॉ का मतलब है जो हमेशा एक जैसा बना रहे। और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इसकी परिभाषा दी गई है, सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम कानून कहलाते हैं। यानी कि ऑक्सफोर्ड जो शब्दावली है उसमें क्या कहा गया कानून के बारे में कि कानून क्या है? सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम, यानी कि हम जिन नियमों का अपने आचरण में, अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं वही कानून है। और ये आचार व्यवहार के जो नियम है, ये नियम सत्ता यानी कि राज्य के द्वारा लोगों पर लागू किए जाते हैं। इनको हम कानून कहते हैं। कानून के प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने कानूनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ विद्वान कानून निर्मात्री सत्ता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कुछ विद्वान निजी सार्वजनिक विशेषताओं के आधार पर, तो कुछ अन्य विद्वान राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। सबकी अपनी अपनी धारणा रही है, अपनी अपनी सोच रही है और उसी के रूप में कानून का वर्गीकरण किया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में कानून का वर्गीकरण किया, लेकिन जो भी वर्गीकरण किया गया है वो सारे के सारे प्रकार राज्य के भीतर पाए जाते हैं, राज्य के भीतर। और इन्हीं कानूनों के प्रकार की बात करेंगे। पहला है व्यक्तिगत कानून। ये कानून व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करते हैं, जैसे ऋण संबंधी कानून और जायदाद खरीदने बेचने के कानून इस श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत कानून से मतलब है जिससे राज्य के व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध तय होता है। व्यक्ति और राज्य का नहीं, बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति का, यानी कि दो व्यक्तियों का, पांच व्यक्तियों का आपस में जो व्यवहार तय होता है उसको व्यक्तिगत कानून कहते हैं। इसका उदाहरण भी है ऋण लेने संबंधी कानून या जायदाद खरीदने बेचने संबंधी कानून। मान लीजिए कि मैं ए व्यक्ति हूँ और मैंने बी व्यक्ति से ऋण लिया है। मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए और मैं आपको 10,000 के बदले 11,000 रुपये दे दूंगा 5 महीने बाद। ये हमारे बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, यानी ए और बी के बीच में ये बात तय हुई और बी ने मुझे यानी कि ए को 10,000 रुपये उधार दिए। 5 महीने बाद ए बी को 10,000 की बजाय
11,000 रुपये देगा, क्योंकि दोनों के बीच में ये बात तय हुई थी। इसको कहते हैं व्यक्तिगत कानून, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कानून बनना या आपस में कुछ नियम, कुछ बात तय होना। और जायदाद खरीदने बेचने के कानून भी इस श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए व्यक्ति के पास कोई जमीन है और वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है, मान लीजिए बी व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदना चाहता है, और इन दोनों के बीच में सौदेबाजी होती है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं इस रेट में ये ज़मीन दूंगा, इस भाव में ये ज़मीन दूंगा, या इतने रुपए में ये ज़मीन दूंगा। बी व्यक्ति उस बात से सहमत होता है तो वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों के बीच में सौदा होता है, और इस सौदे की जो है वो रजिस्ट्री एक सरकारी कार्यालय में होती है, जिसको हम रजिस्ट्रार का कार्यालय कहते हैं, तहसीलदार का कार्यालय कहते हैं। उसमें स्टाम्प के माध्यम से ये बात तय होती है कि ए व्यक्ति ने ज़मीन बेची, बी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी, और इनके बीच में इतने रुपए में सौदा हुआ और इतने रुपए के भाव से इतने दर से इसका भुगतान किया गया। ये जो ज़मीन खरीदने और बेचने संबंधी कानून है, जिसके माध्यम से दो व्यक्ति किसी चीज़ का निर्धारण करते हैं, उसको व्यक्तिगत कानून कहा जाता है। दूसरा है सार्वजनिक कानून। इन कानूनों द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ संबंध निश्चित किया जाता है। देखिए, पहला जो अपन ने व्यक्तिगत कानून की बात की, उस कानून का तात्पर्य है दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंधों का निर्धारण। वो आपस में कोई भी काम करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो व्यक्तिगत कानून की श्रेणी में आती है। यहाँ पर एक व्यक्ति का सरकार के साथ संबंध तय हो रहा है। एक व्यक्ति जो उस राज्य का नागरिक है, और सरकार जो उस राज्य की प्रमुख शक्ति है, उसका व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो किसके माध्यम से तय होता है? सार्वजनिक कानून के माध्यम से। यानी कि सार्वजनिक रूप से जनता के ऊपर लगाए जाने वाले जो नियम है वो सार्वजनिक कानून कहलाते हैं। जैसे कर लगाने, चोरी, डकैती और हत्या करने वाले उनको दंड देने जो कानून बनाए जाते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तियों के ऊपर लागू होने वाले नियम हैं जो राज्य के द्वारा आरोपित किए गए हैं, और यदि व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता है तो राज्य उनको दंड देता है। इसलिए ये जो सार्वजनिक कानून होते हैं, इसके माध्यम से एक व्यक्ति का सरकार के साथ संबंध तय होता है। सरकार ने यदि कानून बनाया है कि कर इतना इस रूप में लिया जाएगा, तो व्यक्ति को वो कर चुकाना पड़ेगा। अगर वो कर की चोरी करता है तो इसका मतलब उसने राज्य के कानून को भंग किया है, राज्य के कानून का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। चोरी करने के लिए, डकैती के लिए, हत्या के लिए भी राज्य ने कुछ नियम बना रखे हैं। अगर ऐसे नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो राज्य ऐसे व्यक्तियों को दंडित करता है। इसलिए सार्वजनिक कानून के माध्यम से व्यक्ति का सरकार के साथ या राज्य के साथ संबंध तय होता है। तीसरा है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून उस कानून को कहते हैं जिसके द्वारा सरकार का ढांचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विश्लेषण किया जाता है। संवैधानिक यानी कि हम इस सब समझ सकते हैं जिसका संबंध संविधान से है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, और संवैधानिक कानून के तहत न केवल राज्य और उसका पूरा का पूरा सिस्टम, जो भी व्यवस्थाएं होती है, जो भी ढांचा निश्चित किया जाता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उस कानून में विश्लेषण किया जाता है। यानी कि संवैधानिक कानून क्या होता है? जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि राज्य क्या होगा, कैसा होगा, राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं होगी, राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा, कानून कैसे बनाएगा, न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी, अन्य जो चीज़ें होगी जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, विधानमंडल है, मुख्यमंत्री है, या जो कुछ भी है, जो कुछ भी ढांचा वो तय करता है, वो किसके माध्यम से? संवैधानिक कानून के माध्यम से। यदि भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत का जो संविधान है वो संवैधानिक कानून है, और संविधान में हमारे देश का पूरा ढांचा तय किया गया है कि हमारी क्या मशीनरी होगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब की विशद विवेचना की गई है। साथ में अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका भी उल्लेख उसमें किया गया है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं एक देश का ढांचा तय जिसके माध्यम से किया जाता है वो होता है संवैधानिक कानून। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कानून संवैधानिक कानून के ही उदाहरण। यानी कि इनमें किन का पालन किया जाएगा? जो संविधान में बातें लिखी गई। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान में एक प्रक्रिया बतलाई गई है कि ये प्रक्रिया होगी, इस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए वोट कास्टिंग होगी,
इस प्रकार से राष्ट्रपति पद का ये व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, उसकी ये योग्यताएं होगी, उसके निर्वाचन में ये लोग भाग ले सकते हैं, उसका चुनाव इस प्रक्रिया से होगा, इस प्रकार से राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये जो बातें हैं ये सब इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? संविधान में। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन के कैसे सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, उसकी क्या क्या शक्तियाँ होगी, न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी क्या क्या योग्यताएं होगी, उनकी वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, उनकी स्वतंत्रता के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या होगी, वो सब कुछ संविधान में लिखी गई। ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक कानून। अगला है सामान्य कानून। नागरिकों के दैनिक जीवन और आचरण को नियमित करने वाले कानूनों को सामान्य कानून कहते हैं। यानी कि राज्य के नागरिक प्रतिदिन के लिए जो भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहार को नियमित करने वाले जो कानून हैं वो सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। अभी अपन ने बात की थी सार्वजनिक कानून, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध तय होता है, यानी कि नागरिक और राज्य इनके बीच में जो संबंध तय करता है वो सार्वजनिक कानून। और सामान्य कानून जिसके माध्यम से व्यक्ति के दैनिक जीवन को नियंत्रित किया जाता है कि वो प्रतिदिन क्या आचरण करेगा, कैसे आचरण करेगा, उसके ऊपर क्या बाध्यताएं होगी, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ किसके माध्यम से तय होता है? सामान्य कानून। ये व्यवस्थापिका द्वारा नियमित होते हैं और रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ये जो कानून है ये व्यवस्थापिका बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कर लगाने संबंधी जो बातें हैं कि अभी जैसे बजट आने वाला है, बजट में किन चीज़ों पर कर लगाया जाएगा, एक साल के लिए वो सब चीज़ें चलती है। किस प्रकार से कर संग्रहित किया जाएगा, किस प्रकार से करों में छूट दी जाएगी या किस प्रकार से करों में बढ़ोतरी की जाएगी, ये सामान्य कानून के उदाहरण है। जैसे पिछले दिनों जो सरकार ने कानून बनाए थे ये कृषि कानून, तो कृषि कानून जिनका विरोध भी किया गया था, हालांकि सरकार के द्वारा वापस ले लिए गए थे, ये ऐसे कानून थे जो सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। यानी समय समय पर व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है उनको हम सामान्य कानून कहते हैं। लचीले संविधान में तो सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के निर्माण की एक ही प्रक्रिया होती है। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान में कोई अलग से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि सामान्य कानून कौन सा है और संवैधानिक कानून कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक कानून में बहुत सामान्य तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है और सामान्य कानून का निर्माण भी बहुत सामान्य तरीके से किया जा सकता है। किसी भी विशेष प्रक्रिया का उदाहरण वहाँ नहीं है, किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। तो ऐसे जैसे कि ब्रिटेन है, लचीले संविधान का उदाहरण है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है बड़ी ही सरलता के साथ, केवल ब्रिटिश संसद के द्वारा। किंतु कठोर संविधान में संवैधानिक कानून के निर्माण, परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून से भिन्न तथा विशेष प्रकार की होती है। जैसे सामान्य कानून बनाया जाएगा तो सामान्य कानून को पहले संसद में रखा जाएगा, संसद में उस कानून के संबंध में वक्तव्य दिया जाएगा, उसके प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होंगे और उसके पश्चात मतदान होगा। मतदान से सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहाँ पर भी अगर पारित हो जाता है तो जो भी संवैधानिक मुखिया होता है जैसे कि राष्ट्रपति, उसके पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाए। ये है सामान्य कानून। लेकिन संविधान में परिवर्तन करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, संविधान के किसी भाग में, किसी धारा में भी परिवर्तन करना, तब भी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सामान्य कानून की प्रक्रिया से अलग होती है। यानी कि उसमें जो भी प्रावधान है संविधान में संशोधन का, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए वहाँ पर 2/3 बहुमत चाहिए संसद का, साथ ही 3/4 बहुमत चाहिए राज्यों का, क्योंकि वहाँ पर 50 राज्य हैं। 50 राज्य का मतलब 38 राज्यों का समर्थन भी उसको मिलना चाहिए। ये सामान्य कानून में राज्यों के पास नहीं भेजा जाता, लेकिन संवैधानिक कानून में राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक। जैसे अपन भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में 3 प्रक्रिया बतलाई गई है संविधान में संशोधन करने की। तो जो भी और जिस भाग में परिवर्तन किया जाना है वो उसी प्रक्रिया से किया जाएगा, दूसरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है वो संविधान में संशोधन करने के लिए नहीं अपनाई जा सकती, उसके लिए विशेष प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। ये कठोर संविधान में होता है और लचीले संविधान में तो सामान्य कानून की भांति संविधान में भी संशोधन कर दिया जाता है। अगला है प्रशासकीय कानून। किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। इन कानूनों को प्रशासकीय कानून कहते हैं। ये वे नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। फ्रांस प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण, इसको समझिएगा कि
सामान्य जो कानून होते हैं प्राय विश्व के लगभग सभी देशों में प्रचलित हैं, उनके माध्यम से जो राज्य के नागरिक होते हैं उनका राज्य के साथ संबंध तय किया जाता है और उनका आचरण जो है, व्यवहार जो है, उसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन विश्व में बहुत से ऐसे देश भी हैं जिनमें सामान्य कानून के साथ साथ एक और कानून प्रचलित है जिसको प्रशासकीय कानून कहते हैं। और प्रशासकीय कानून के माध्यम से आम नागरिक और सरकारी अधिकारी इनका संबंध तय होता है। यानी कि प्रशासकीय कानून किन पर लागू होता है? प्रशासन के लोगों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर। उनके लिए कुछ निश्चित बातें होती है कि उनको जो भी काम है वो इस तरीके से करना होगा, इस समय सीमा में करना होगा और ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तब सामान्य कानून के अलावा, यानी कि सरकारी अधिकारी अगर गलत करता है तो उसके ऊपर एक और कानून होगा, एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एक अलग कानून के तहत कार्रवाई होगी और उसी कानून को कहा जाता है प्रशासकीय कानून। और फ्रांस इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्रांस प्रशासकीय कानून के द्वारा संचालित होता है। वहाँ पर अगर कोई नागरिक किसी प्रशासनिक अधिकारी की शिकायत करता है कि इसने अमुक रूप में ऐसा कार्य नहीं किया या मेरा ये वांछित कार्य था और इसने इस तरीके से नहीं किया और मुझे इससे नुकसान उठाना पड़ा, तो वहाँ पर फ्रांस की प्रशासकीय कानून के तहत उस अधिकारी के विरुद्ध एक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अधिकारी को एक नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए, आप 15 दिनों में अपने आरोप का लिखित जवाब प्रस्तुत करें। अगर वो लिखित जवाब प्रस्तुत करता है तो उसके पश्चात जो संबंधित नागरिक होता है जिसने उसकी शिकायत की है उसके साथ बातचीत करके, दोनों को प्रस्तुत करके, दोनों का साक्ष्य लेकर, दोनों की गवाही लेकर और अंतिम निर्णय किया जाता है। इसको कहते हैं प्रशासकीय कानून, जो केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है और फ्रांस इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला है प्रथागत कानून। ये किसी देश में प्रचलित रीति रिवाज और परंपराओं का विकसित रूप होते हैं और न्यायालय इन्हें मान्यता देकर कानून का रूप प्रदान करते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर रीति रिवाज प्रचलित है और उनको मान्यता कानून से भी ज़्यादा है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड की पूरी व्यवस्था जो है, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है वो अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय क्या है? अभिसमय ब्रिटेन की व्यवस्था में प्रचलित रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो अतीत से चली आ रही और जिनका उल्लंघन न तो वहाँ का सम्राट करता है, न वहाँ का प्रधानमंत्री करता है, न वहाँ की संसद करती है। तो ऐसे कानून क्या कहते हैं? प्रथागत कानून। इंग्लैंड में कानून के विकास में रीति रिवाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसलिए वहाँ कॉमन लॉ काफ़ी प्रचलित है। अंग्रेजी में इनको कॉमन लॉ कहा जाता है और हिंदी में इसको अभिसमय कहा जाता है। इसके द्वारा ही ब्रिटेन की पूरी शासन व्यवस्था का संचालन होता है। और आप जब द्वितीय वर्ष में आएंगे तब ब्रिटेन के बारे में, इस अभिसमय की व्यवस्था को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में अभिसमय कितने महत्वपूर्ण है। इनको कहा जाता है प्रथागत कानून। ये कानून का ही एक रूप है। अगला है अध्यादेश। किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यपालिका के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। एक बार इसको समझिएगा। वैसे तो कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। संसद का अधिवेशन जब भी चल रहा होता है उस समय उसके सामने कानून की कई रूपरेखाएं रखी जाती है, यानी कि कानून के प्रस्ताव रखे जाते हैं और उन प्रस्तावों पर संसद में बहस होती है। अभी जैसे मैंने आपको कहा 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। उसके पश्चात मतदान होता है। मतदान से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन ऐसा भी समय हो सकता है जब संसद नहीं चल रही हो, यानी कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई कि कानून का निर्माण किया जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में एक कार्यपालिका का मुखिया, यानी कि जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक आदेश जारी करता है। उस आदेश को अध्यादेश कहा जाता है और ये अध्यादेश कानून के समान होता है, कानून के बराबर होता है। उसकी जो शक्तियाँ हैं, अध्यादेश कानून के समक्ष ही होती है, कानून के समान ही होती है और कानून के रूप में ही होता है। लेकिन अध्यादेश के लिए एक शर्त है कि अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक प्रभावशाली रह सकता है। इस 6 माह की अवधि के दौरान यदि संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है तो संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही मान्य रहेगा। समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा अध्यादेश
अधिकतम 6 माह के लिए प्रभावी रह सकता है। और इस 6 माह की अवधि के दौरान यदि संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है तो अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से वो अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावशाली रहेगा। इस 6 सप्ताह के दौरान यदि संसद उसको स्वीकार कर लेती है तो वो कानून बन जाता है, और संसद यदि उसको स्वीकार नहीं करती है तो वो समाप्त हो जाता है। इसलिए अध्यादेश एक विशेष परिस्थिति के लिए लागू किया जाता है और एक विशेष और निश्चित अवधि तक ही होता है, यानी कि अधिकतम 6 माह, और संसद का अधिवेशन शुरू होने से अधिकतम 6 सप्ताह। तो इस विशेष परिस्थिति को ही, विशेष आदेश को ही अध्यादेश कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। न केवल भारत का राष्ट्रपति बल्कि भारत में जो राज्यपाल होते हैं उनको भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, कानून के उपयुक्त समस्त प्रकार राष्ट्रीय कानून के उदाहरण हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी एक और कानून होता है। विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध को नियमित करने वाले कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अभी अब तक अपने 7 बिंदु किए हैं अध्यादेश तक। ये 7 जो कानून के प्रकार हैं वो एक राज्य के कानून के प्रकार है, यानी कि राज्य में इस प्रकार के कानून पाए जाते हैं, वो राष्ट्रीय कानून के उदाहरण। हम जो 8वें कानून की बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानून, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यानी कि वो व्यक्तियों के संबंधों को निर्धारित नहीं करता बल्कि राज्य के संबंधों को निर्धारित करता है। जैसे राज्य के भीतर व्यक्ति व्यक्ति का संबंध होता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य राज्य का संबंध होता है। एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में क्या करेगा, कैसे करेगा, किन नियमों का पालन करेगा, किन परिस्थितियों में रहेगा, क्या नहीं करेगा, इन चीज़ों को नियंत्रित करने वाले कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, यानी कि राज्य के साथ संबंध। वर्तमान समय तक अंतर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून की भांति बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, और इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की। जिस प्रकार के राज्य का कानून होता है उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है। यदि कोई नागरिक राज्य के कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य उसको दंडित कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे इस प्रकार की शक्ति नहीं, बाध्यकारी शक्ति। और यही कारण है कि बहुत से राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करते हैं। इसलिए किसी भी राज्य को दंडित नहीं किया जा सकता अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के कारण से। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में इसके पीछे समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकमत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत की शक्ति है, और एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय जनमत के आगे झुकते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुव्यवस्था इसी कारण से बनी रहती है कि प्रत्येक राज्य कुछ नियमों का पालन करे। जैसे राज्य के नागरिक कुछ नियमों का पालन करते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य भी कुछ नियमों का पालन करते हैं ताकि शांति और सुव्यवस्था बनी रह सके। तो प्रिय छात्रों, ये है कानून। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सरल तरीके से आपके सामने परिभाषित किया है। कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।